नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इज़राइल और ईरान के बीच जो ये सीधा टकराव तेज हो गया है उस पर। ये अब कोई छुपी हुई लड़ाई नहीं रही, बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 17 जून 2025 तक की जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं और कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो इतनी तेजी से सब बदल रहा है, इसमें क्या अहम है। सही बात है। शुरुआत तो हुई 13 जून को, जब इज़राइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ये ईरान के अंदर काफ़ी गहरे तक हमला था, उनके परमाणु ठिकाने, मिसाइल बेस और IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर। इसमें हवाई हमले भी थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के ड्रोन ऑपरेशन भी। बिल्कुल। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी वैसी झड़पें नहीं है जो पहले होती थी। हाँ। ये दो ऐसी ताकतें हैं जिनके पास परमाणु क्षमता है या हो सकती है, और उनके बीच ये लगभग सीधी जंग जैसे हालात हैं। हाँ। और खास बात है ये हाइब्रिड तरीका। हाइब्रिड मतलब ये कि खुलेआम हवाई हमले भी हो रहे हैं और साथ ही चोरी छुपे ड्रोन ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। ये एक तरह से शायद सीधे टकराव के सबसे खतरनाक लेवल से बचने की कोशिश भी है, लेकिन नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश है। अच्छा। ये पहले वाले प्रॉक्सी वॉर या छाया युद्ध से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ये हमले हुए कहाँ-कहाँ? और ये जो मोसाद वाली बात है कि उन्होंने ड्रोन से पहले कुछ किया, ये क्या था? हाँ, रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि जो बड़े हवाई हमले हुए उनसे ठीक पहले मोसाद के ड्रोन्स ने ईरान के करीब 30 मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर उन्हें बेकार कर दिया। ओहो, मतलब पहली तैयारी कर ली। हाँ, एक तरह से मैदान साफ किया। ये सामरिक तौर पर काफी अहमियत रखता है। फिर जो सप्ताहांत में हमले हुए वो पश्चिमी ईरान में कई जगहों पर हुए। नतांज, फोर्डो, ये तो उनके जाने माने परमाणु ठिकाने हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। फिर तबरीज और करमानशाह में मिसाइल बेस पर हमले हुए, और तेहरान के पास IRGC की जो फैसिलिटीज हैं उनको भी निशाना बनाया गया। IRGC? ये तो बहुत ताकतवर फोर्स है ना ईरान की। बिल्कुल। यही ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और जो उनके बाहरी प्रॉक्सी गुट हैं, जैसे हिजबुल्ला वगैरह, उनको संभालते हैं। तो निशाना सिर्फ आज की मिसाइल क्षमता पर नहीं था, शायद उनकी भविष्य की योजनाओं पर भी था। और ईरान ने कैसे जवाब दिया इसका? देखिए, ईरान ने भी देर नहीं लगाई, जवाब तेजी से आया। उन्होंने भी इजरायली शहरों को निशाना बनाया। तेल अवीव, हर्जेलिया, हाइफा, पेटा टिकवा, इन सब पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ड्रोन्स भेजे। अच्छा। हाँ, कम से कम 9 ड्रोन हमलों की लहरें बताई जा रही हैं। तो ये दिखाता है कि अब दोनों तरफ से सीधे हमले करने में हिचक जो थी वो कम हो गई है। बाप रे। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? मतलब नुकसान कितना हुआ है, लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो काफी गंभीर हैं। ईरान में रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 224 लोग मारे गए हैं और 1200 से ज्यादा घायल हैं। ओह। और इनमें आम नागरिक भी हैं और सैन्य अधिकारी भी। एक बड़ी खबर यह भी है कि शायद ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादामानी वो भी मारे गए हैं। हालांकि इसकी पूरी पुष्टि का इंतजार है। ये तो बहुत बड़ी बात है अगर सच है। बिल्कुल। और इजराइल में भी करीब 24 मौतें और 600 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। शहरों में भी नुकसान हुआ है मिसाइलों से। इजराइल का दावा है कि उन्होंने दर्जनों मिसाइल लॉन्चर और परमाणु ढांचे को तबाह कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ फौजी नुकसान की बात नहीं है। हाँ, आम लोगों पर क्या बीत रही होगी? असर बहुत भयानक है। तेहरान से सोचिए, राजधानी से करीब 3 लाख या उससे ज्यादा लोगों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है। 3 लाख? हाँ, तो अब अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसा अफरा तफरी का माहौल होगा। सड़कें जाम, पेट्रोल डीजल की कमी, खाने पीने के सामान की किल्लत और इंटरनेट पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। ये एक मानवीय संकट बनता जा रहा है। और गाजा का क्या? वहां तो पहले से ही हालात खराब थे। बिल्कुल। इसका असर गाजा में जो मदद पहुंचाने की कोशिशें चल रही थी उन पर भी पड़ रहा है। और साथ ही एक और मोर्चा खुला हुआ है साइबर वॉर का। साइबर वॉर? हाँ, इजराइल से जुड़ा एक हैक्टिविस्ट ग्रुप है प्रेडेटरी स्पैरोज। खबरें हैं कि उन्होंने ईरान के बैंक सपा और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली या पानी सप्लाई उनको निशाना बनाया है। तो लड़ाई जमीन, हवा और साइबर स्पेस तीनों जगह चल रही है। पूरी तरह से मल्टी फ्रंट वॉर जैसा लग रहा है ये तो। दुनिया भर से इस पर रिएक्शन क्या है? क्या कोई खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है? हाँ, अमेरिका तो साफ तौर पर। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़े। अमेरिका ने मदद के लिए टैंकर विमान और युद्धपोत भी भेजे हैं उस इलाके में। और उन्होंने युद्ध विराम की मांग को भी खारिज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पहले ईरान परमाणु समझौते पर बात करें। अच्छा। जर्मनी की चांसलर मर्ज ने भी G7 में कहा कि इजराइल के हमलों से ईरानी हुकूमत पर दबाव बना है। एक तरह से तारीफ ही की। और वो देश जो इसके खिलाफ हैं? या
दूसरी तरफ रूस और तुर्की हैं। उन्होंने आम नागरिकों के ठिकानों पर जो इजरायली हमले हुए हैं उनकी निंदा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वो गाजा में स्वास्थ्य सेवाओं के पूरी तरह ठप हो जाने की चेतावनी दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और यूरोपीय संघ के अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं कि तनाव कम किया जाए। तो दुनिया भी आप कह सकती हैं बंटी हुई नजर आ रही है इस पर। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही नाजुक है और खतरनाक भी। ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये डर भी है कि ईरान शायद कोई बड़ा जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा हो। बिल्कुल। और डिप्लोमेसी जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो अब तक तो कामयाब नहीं हो पाई हैं युद्ध विराम लाने में। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये पूरे मिडल ईस्ट रीजन के लिए बहुत ही अस्थिरता का वक्त है, खासकर इसलिए कि गाजा में पहले से ही तनाव चल रहा है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी झड़पें होती रहती हैं। हाँ, वो तो है ही। तो सबसे बड़ा खतरा यही बना हुआ है कि अगर हिजबुल्लाह या ईरान के जो दूसरे साथी गुट हैं इस इलाके में, अगर वो इस सीधी लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़े तो फिर ये आग सिर्फ इजराइल और ईरान तक नहीं रहेगी। ये कई और देशों में कई और मोर्चों पर फैल सकती है। एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। तो इन सीधे हमलों के पैमाने और ये जो अलग अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इनको देखते हुए एक सवाल मन में आता है, वो कौन सा ऐसा निर्णायक मोड़ या कोई ऐसी घटना हो सकती है जो हिजबुल्लाह जैसी क्षेत्रीय ताकतों को इस लड़ाई में और सीधे तौर पे खींच ले और फिर ये संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान से कहीं आगे बढ़ जाए। सोचने वाली बात है ये।